नमस्कार दोस्तों, द बुक योगी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक ऐसे सफर पर जो आपको उस दुनिया में ले जाएगा जहां आप हर रात लगभग 8 घंटे बिताते हैं, पर जिसके बारे में आप लगभग कुछ भी नहीं जानते। मैं बात कर रहा हूं सपनों की दुनिया की। क्या आप कभी एक ऐसे अजीब बेतुके सपने से जागे हैं जिसने आपको पूरे दिन सोचने पर मजबूर कर दिया हो? एक ऐसा सपना जिसमें आप उड़ रहे थे या कहीं से गिर रहे थे या कोई आपका पीछा कर रहा था और आपके पैर जमीन में जम गए थे। या शायद वो सपना जिसमें आप अपने स्कूल या कॉलेज का एग्जाम देने पहुंचे हैं और आपको एहसास होता है कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं और आपने कपड़े भी नहीं पहने हैं। हम सब ऐसे सपने देखते हैं और ज्यादातर समय हम जागकर उन्हें एक बेकार की बकवास कहकर भूल जाते हैं। हम मानते हैं कि ये सिर्फ हमारे थके हुए दिमाग का रात में पैदा किया हुआ कचरा है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कचरा नहीं है? क्या हो अगर आपके वो अजीब और बेतुके सपने असल में आपके दिमाग के सबसे गहरे, सबसे छिपे हुए हिस्से से भेजे गए एक खुफिया कोडेड संदेश हों? आज हम उस इंसान की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिसने पहली बार इस कोड को तोड़ने का दावा किया था। वो इंसान जिसे मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। वो इंसान जो हमारे दिमाग के अंधेरे महाद्वीप का पहला खोजकर्ता था। मैं बात कर रहा हूं सिगमंड फ्रॉइड और उनकी सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की। ये किताब एक डिटेक्टिव नॉवल की तरह है जिसमें जासूस खुद फ्रॉइड है और केस है इंसान का सपना। फ्रॉइड हमें सिखाते हैं कि हर सपना एक अपराध स्थल की तरह है जो पहली नजर में बेतरतीब और उलझा हुआ लगता है, पर अगर एक जासूस की नजर से देखा जाए तो हर छोटी से छोटी चीज, हर बेतुका सा सिंबल एक सुराग है। एक ऐसा सुराग जो हमें हमारे सबसे गहरे डरों, हमारी सबसे छिपी हुई इच्छाओं और हमारी अनसुलझी पहेलियों तक ले जा सकता है। तो चलिए अपनी जासूस की टोपी पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए सपनों की इस रहस्यमयी दुनिया की छानबीन करने इस किताब के पहले हिस्से के साथ। द मेथड ऑफ ड्रीम इंटरप्रिटेशन, स्वप्न विश्लेषण की विधि। इस रहस्य को सुलझाने से पहले हर अच्छे जासूस को अपने औजार तैयार करने होते हैं। फ्रॉइड ने भी यही किया। पहले अध्याय में फ्रॉइड अपने से पहले के सभी विचारों को देखते हैं। सदियों से लोग सपनों को दो ही तरीकों से देखते थे। या तो ये मानते थे कि सपने भगवान या शैतान द्वारा भेजे गए भविष्य के संदेश हैं, या फिर वो ये मानते थे कि सपने सिर्फ हमारे शरीर में हो रही भौतिक घटनाओं का नतीजा है, जैसे पेट में गैस बनना। फ्रॉइड ने कहा कि ये दोनों ही बातें गलत हैं। उन्होंने कहा कि सपने बाहर से नहीं आते, वो हमारे अपने दिमाग के अंदर से ही पैदा होते हैं। वो हमारे मनोविज्ञान का एक बहुत ही जरूरी और सार्थक हिस्सा है। तो फिर इस अंदरूनी संदेश को समझा कैसे जाए? यहां फ्रॉइड एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। वो कहते हैं कि सपनों को समझने का पुराना तरीका, यानी एक ड्रीम डिक्शनरी का इस्तेमाल करना, पूरी तरह से बेकार है। आपने देखा होगा ऐसी किताबें जो कहती हैं कि अगर आपने सपने में सांप देखा तो इसका मतलब है दुश्मन, या अगर आपने खुद को उड़ते हुए देखा तो इसका मतलब है सफलता। फ्रॉइड कहते हैं यह बकवास है। क्यों? क्योंकि एक ही सिंबल दो अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग मतलब रख सकता है। एक किसान के लिए सांप शायद फसल के दुश्मन, चूहों को खाने वाला एक दोस्त हो, पर एक नोएडा जैसे शहर में रहने वाले इंसान के लिए जिसे सांपों से डर लगता है, वही सांप एक खतरे का प्रतीक हो सकता है। तो फ्रॉइड ने अपना खुद का एक नया और वैज्ञानिक तरीका इजाद किया और उस तरीके का नाम है फ्री एसोसिएशन, यानी मुक्त साहचर्य। यह तरीका बहुत ही सरल पर बहुत ही गहरा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप फ्रॉइड के मरीज हैं और आप उनके सोफे पर लेटे हुए हैं। फ्रॉइड आपसे कहते हैं, मुझे अपना पूरा सपना मत बताइए, सिर्फ सपने का कोई एक हिस्सा, कोई एक तस्वीर, कोई एक शब्द पकड़िए। मान लीजिए आपने सपने में एक पीली छतरी देखी। अब फ्रॉइड कहते हैं, बिना सोचे समझे, बिना किसी फिल्टर के, बिना ये परवाह किए कि वो कितना अजीब या शर्मनाक है, मुझे वो पहला विचार बताइए जो पीली छतरी शब्द सुनकर आपके दिमाग में आता है।
शायद आप कहें, मुझे बारिश याद आती है। फ्रॉइड कहेंगे, ठीक है, अब बारिश से आपके दिमाग में क्या आता है? आप कहें, मुझे वो दिन याद आता है जब मैं अपनी दोस्त के साथ बारिश में फंस गया था। और उस दोस्त के बारे में क्या विचार आता है? और इस तरह एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ते हुए फ्रॉइड उस पीली छतरी के पीछे छिपे हुए असली व्यक्तिगत मतलब तक पहुंच जाते हैं। ये तरीका इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे दिमाग में कुछ भी बेवजह नहीं होता है। हर विचार किसी दूसरे गहरे विचार से जुड़ा होता है। सपना उस छिपे हुए विचार का सिर्फ एक विकृत, डिस्टॉर्टेड रूप है, और फ्री एसोसिएशन उस विकृत तस्वीर से वापस असली तस्वीर तक पहुंचने का एक नक्शा है। ये एक उलझे हुए धागे को सुलझाकर उसके असली सिरे तक पहुंचने जैसा है। चैप्टर 3 द ड्रीम एज अ विश फुलफिलमेंट। स्वप्न एक इच्छा पूर्ति के रूप में। अब जब हमारे जासूस फ्रॉइड के पास अपने औजार तैयार हैं, तो वो केस की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खोज को हमारे सामने रखते हैं। तीसरे अध्याय में फ्रॉइड अपना वो सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादास्पद सिद्धांत पेश करते हैं, जिसने मनोविज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया था। तैयार हैं? फ्रॉइड दावा करते हैं, हर एक स्वप्न, चाहे वो कितना भी सुखद हो, कितना भी अजीब हो या कितना भी डरावना क्यों न हो, अपनी प्रकृति से एक इच्छा की पूर्ति होता है। एवरी ड्रीम इज अ विश फुलफिलमेंट। ये सुनकर आपका दिमाग शायद कहेगा, ये कैसे हो सकता है? चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। फ्रॉइड इसकी शुरुआत सबसे आसान उदाहरणों से करते हैं। बच्चों के सपने। बच्चों के सपने बहुत सीधे और सरल होते हैं। एक बच्चा जिसे दिन में चली खाने के लिए मना कर दिया गया हो, वो रात को सपने में देखता है कि वो टोकरियां भर भर कर चरी खा रहा है। ये साफ साफ उसकी एक इच्छा की पूर्ति है। एक बच्चा जिसे कहीं घूमने जाना हो, वो सपने में खुद को उसी जगह पर खेलते हुए देखता है। ये तो बहुत आसान है। पर अब असली सवाल उठता है, लेकिन मेरे डरावने सपनों का क्या? मेरे एंग्जाइटी वाले सपनों का क्या? कल रात मैंने सपना देखा कि एक कातिल मेरे पीछे भाग रहा है और मैं चीख भी नहीं पा रहा था। इसमें कौन सी इच्छा पूरी हो रही है? यहीं पर फ्रॉइड का असली जीनियस सामने आता है। फ्रॉइड कहते हैं कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। एक है हमारा चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड, जो जागा हुआ, तर्कसंगत और सामाजिक नियमों से बंधा हुआ है। और दूसरा है हमारा अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारी दबी हुई, आदिम और अक्सर अस्वीकार्य इच्छाओं और यादों का घर है। हमारी कई इच्छाएं ऐसी होती हैं, जैसे किसी के प्रति तीव्र गुस्सा, कोई यौन कामना या कोई बचपन का ट्रॉमा, जिन्हें हमारा चेतन मन स्वीकार नहीं कर सकता। वो हमारी नैतिकता के खिलाफ होती हैं। अब नींद के समय जब हमारा चेतन मन आराम कर रहा होता है, तो अचेतन मन की ये दबी हुई इच्छाएं बाहर आने की कोशिश करती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक सेंसर भी बैठा हुआ है, एक दरबान की तरह। ये सेंसर इन अस्वीकार्य इच्छाओं को सीधे सीधे चेतन मन तक पहुंचने और हमारी नींद खराब करने की इजाजत नहीं देता। तो अब क्या होता है? एक लड़ाई होती है। अचेतन मन की इच्छा बाहर आना चाहती है और सेंसर उसे रोकना चाहता है। इस लड़ाई का नतीजा होता है एक समझौता, और वो समझौता है सपना। हमारी इच्छा खुद को एक भेस में, डिस्गाइज में छिपा लेती है। वो अजीब अजीब सिंबल्स और कहानियों का एक मुखौटा पहन लेती है, ताकि वो सेंसर को धोखा दे सके और बाहर निकल सके। इस पूरी प्रक्रिया को फ्रॉइड कहते हैं द ड्रीम वर्क। तो जो डरावना सपना आपने देखा, जिसमें एक कातिल आपके पीछे भाग रहा था, वो सिर्फ एक मुखौटा है। वो है प्रकट स्वप्न, यानी वो कहानी जो आपको याद है। पर उस मुखौटे के पीछे छिपी है एक दबी हुई इच्छा, और वो है अव्यक्त स्वप्न, यानी सपने का असली मतलब। हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपका बॉस आपको बहुत तनाव दे रहा हो, और आपका अचेतन मन उस बॉस से, उस तनाव से छुटकारा पाने की, यानी अ विश टू गेट रिड ऑफ हिम या इट, रखता हो। पर यह इच्छा बहुत ही अस्वीकार्य है। तो आपका दिमाग उस बॉस को एक कातिल के सिंबल में बदल देता है, और छुटकारा पाने की इच्छा को उससे भागने की कहानी में। इस तरह आपकी इच्छा तो पूरी हो रही है, आप सपने में उस तनाव से भाग रहे हैं, पर इतने डरावने भेस में कि आपका चेतन मन उसे पहचान नहीं पाता।
और सपने में जो डर और एंग्जाइटी आप महसूस करते हैं वो असल में उस सेंसर का काम है जो उस छिपी हुई इच्छा को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रॉइड के अनुसार एक सुखद सपना एक नंगी इच्छा की पूर्ति है और एक डरावना या एंग्जाइटी वाला सपना एक छिपी हुई भेस बदली हुई इच्छा की पूर्ति है। पर हर हाल में सपना एक इच्छा पूर्ति ही है। तो ये था पार्ट 1, फ्रॉइड की जासूसी का पहला और सबसे बड़ा सुराग। हमने 3 क्रांतिकारी विचार सीखे। पहला, सपने बकवास नहीं है, वे सार्थक हैं। दूसरा, उन्हें समझने का तरीका है फ्री एसोसिएशन, ना कि कोई ड्रीम डिक्शनरी। और तीसरा, हर सपने के दिल में, चाहे वो कितना भी विकृत क्यों ना हो, एक इच्छा की पूर्ति छिपी हुई है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि हर सपना एक इच्छा की पूर्ति है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा दिमाग इन इच्छाओं को इतने अजीब और डरावने सिंबल्स में बदलता कैसे है। सपनों में चीजें इतनी विकृत क्यों होती हैं? हमारे सपनों की कहानियां और तस्वीरें आती कहां से हैं? हमारे बचपन से या हमारे कल के दिन से? दोस्तों, पिछले पार्ट में फ्रायड ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला राज खोला था। उन्होंने दावा किया कि हमारा हर एक सपना, चाहे वो कितना भी अजीब या डरावना क्यों ना हो, एक इच्छा की पूर्ति यानी अ विश फुलफिलमेंट होता है। हमने जाना कि हमारे दिमाग में एक सेंसर होता है जो हमारी अस्वीकार्य इच्छाओं को सीधे सीधे बाहर आने से रोकता है, और इसी वजह से हमारी इच्छाओं को एक भेस डिस्गाइज बदलना पड़ता है। ये भेस ही सपना है। लेकिन ये हमें एक और भी गहरे सवाल पर लाता है। ये भेस बनाया कैसे जाता है? हमारा दिमाग हमारी सीधी साधी इच्छाओं को इतनी अजीब, बेतुकी और अक्सर डरावनी कहानियों में बदलता कैसे है? सपनों में चीजें इतनी विकृत यानी डिस्टॉर्टेड क्यों होती हैं? और इन सपनों को बनाने के लिए तस्वीरें, लोग और जगहें, ये सब कच्चा माल, रॉ मटेरियल आता कहां से है? आज पार्ट 2 में हम सपनों के इसी फिल्म मेकिंग स्टूडियो के अंदर झांकने वाले हैं। हम उस निर्देशक की तकनीकों को समझेंगे जो हमारी सपनों की फिल्में बनाता है, और हम ये भी जानेंगे कि वो अपनी फिल्मों के लिए सेट और एक्टर कहां से चुनता है। ये हमारे दिमाग की रात की रचनात्मकता की एक बिहाइंड द सीन्स यात्रा है। तो चलिए इस स्टूडियो के दरवाजे खोलते हैं। चैप्टर 4, डिस्टॉर्शन इन ड्रीम्स, यानी स्वप्नों में विरूपण। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सपनों का अजीब और बेतुका होना कोई गलती नहीं है। इट्स नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। ये विरूपण, ये डिस्टॉर्शन ही सपने का मुख्य काम है। ये सेंसर को धोखा देने का तरीका है। आपका सपना जितना ज्यादा अजीब और बेतुका होगा, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वो एक बहुत ही गहरी और अस्वीकार्य इच्छा को छिपा रहा है। तो हमारा दिमाग ये विरूपण करता कैसे है? फ्रायड हमें उन मुख्य तकनीकों से मिलवाते हैं जिनका इस्तेमाल हमारा ड्रीम वर्क यानी स्वप्न कार्य करता है। इसके बारे में हम पार्ट 3 में और गहराई से जानेंगे, पर यहां हम इसकी 2 मुख्य तकनीकों को समझते हैं। पहली और सबसे मजेदार तकनीक है संघनन यानी कंडेंसेशन। क्या आपने कभी सपने में किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपका दोस्त भी लग रहा था और आपका भाई भी, और शायद थोड़ा बहुत वो एक्टर भी लग रहा था जिसे आपने कल रात फिल्म में देखा था? इसी को संघनन कहते हैं। हमारा सपना दिमाग के एक बहुत ही कुशल जिप फाइल बनाने वाले की तरह है। वो कई अलग अलग विचारों, यादों और लोगों को लेता है और उन्हें दबाकर एक ही तस्वीर या एक ही इंसान में कंप्रेस कर देता है। आपके सपने का वो एक अजीब सा इंसान असल में आपके बॉस के प्रति आपका गुस्सा, आपके पिता से जुड़ी कोई याद और आपके दोस्त की कोई आदत, इन सब का एक मिला जुला संघनित रूप हो सकता है। ये सपने को बहुत ही किफायती बनाता है। वो एक ही सिंबल में बहुत सारे मतलब छिपा देता है। यही वजह है कि सपनों की व्याख्या करना इतना मुश्किल होता है। दूसरी शक्तिशाली तकनीक है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ये सेंसर को धोखा देने का सबसे चालाक तरीका है। कल्पना कीजिए कि कल आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपकी बहुत बेइज्जती की। ये आपके दिन की सबसे जरूरी और भावनात्मक घटना थी। आपके अंदर उस बॉस के लिए बहुत गुस्सा है, पर यह गुस्सा दिखाना अस्वीकार्य है। तो रात को आपका सपना क्या करेगा? वो उस गुस्से की तीव्र भावना को आपके बॉस से हटाकर किसी बहुत ही छोटी और मामूली चीज पर विस्थापित यानी डिस्प्लेस कर देगा। शायद आप सपना देखें कि आपका पड़ोसी आपकी पार्किंग की जगह पर अपनी साइकिल खड़ी कर देता है
और आपको इस छोटी सी बात पर बेइंतहा भयानक गुस्सा आ रहा है। आप सपने में उस पड़ोसी पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप जागेंगे तो सोचेंगे, कितना अजीब सपना था, मैं अपने पड़ोसी पर इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों था? फ्रायड कहते हैं, वो गुस्सा आपके पड़ोसी के लिए था ही नहीं, वो आपके बॉस के लिए था। आपके दिमाग ने चतुराई से भावना के केंद्र को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य से हटाकर एक महत्वहीन लक्ष्य पर रख दिया। भावना असली थी, पर उसका निशाना नकली था। ये एक फिल्म डायरेक्टर की तरह है जो जानबूझकर कैमरा का फोकस मुख्य घटना से हटाकर किसी कोने में पड़ी एक छोटी सी चीज पर ले जाता है ताकि असली मतलब छिपा रहे। संघनन और विस्थापन, ये दो वो मुख्य औजार हैं जिनसे हमारा दिमाग हमारी सच्ची इच्छाओं को एक अजीब और विकृत पहेली में बदल देता है। चैप्टर 5, द मटीरियल एंड सोर्सेज ऑफ ड्रीम्स, स्वप्नों की सामग्री और स्रोत। अब जब हम ये जान चुके हैं कि सपनों की फिल्म बनती कैसे है, तो अब सवाल यह है कि इस फिल्म को बनाने के लिए कच्चा माल यानी तस्वीरें, लोग, संवाद और जगहें, ये सब आता कहाँ से है? फ्रॉइड बताते हैं कि हमारा दिमाग एक कोलाज बनाने वाले कलाकार की तरह है जो 3 मुख्य स्रोतों से अपनी सामग्री इकट्ठा करता है। पहला स्रोत, हाल की और महत्वहीन घटनाएं यानी डे रेजिड्यू। ये सपनों का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अक्सर हम अपने सपनों में दिन की सबसे जरूरी घटनाओं के बारे में सपना नहीं देखते। अगर आपके दिन में एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग हुई हो तो शायद आप उसके बारे में सपना ना देखें, पर आप शायद उस अजनबी के अजीब से जूतों के बारे में सपना देख सकते हैं जिसे आपने मेट्रो में सिर्फ 2 सेकंड के लिए देखा था। क्यों? फ्रॉइड इसका एक बहुत ही शानदार जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अचेतन मन की दबी हुई इच्छा एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह है जिसे एक अवैध इमारत बनानी है। वो दिन के उजाले में यानी चेतन मन की बड़ी और जरूरी घटनाओं के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, वरना वो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो दिन के अंधेरे कोनों से छोटी-मोटी, महत्वहीन और भूली बिसरी घटनाओं यानी डे रेजिड्यू को उठाता है। ये कच्चा माल सेंसर की नज़र में बेकार और गैर जरूरी होता है, इसलिए सेंसर इस पर ध्यान नहीं देता। और फिर हमारी दबी हुई इच्छा चतुराई से खुद को इस महत्वहीन घटना के साथ जोड़ लेती है। वो उस अजनबी के जूतों को लेती है और उसके साथ अपने बॉस के प्रति गुस्से की भावना को जोड़ देती है। अब सपना बॉस के बारे में नहीं है, वो उन अजीब जूतों के बारे में है और सेंसर को कोई आपत्ति नहीं होती। तो आपके दिन की सबसे छोटी और बेकार घटना आपके सपने की सबसे बड़ी हीरोइन बन सकती है। दूसरा और सबसे गहरा स्रोत, बचपन की सामग्री। फ्रॉइड का मानना था कि हमारे सपनों को चलाने वाली सबसे शक्तिशाली इच्छाएं हमारे बचपन से आती हैं। वो हमारी पहली इच्छाएं, हमारे पहले डर, हमारी पहली ईर्ष्याएं हैं जिन्हें हम बड़े होने की प्रक्रिया में दबा देते हैं। ये दबी हुई बचपन की इच्छा हमेशा बाहर आने का एक रास्ता खोजती रहती है। तो सपना क्या करता है? वो एक ठेकेदार की तरह काम करता है जो एक प्राचीन खजाने यानी बचपन की इच्छा को बाहर निकालना चाहता है। इसके लिए वो एक हाल की यानी डे रेजिड्यू वाली घटना से पैसा लेता है और उस पैसे से उस पुराने खजाने को बाहर निकालने का काम शुरू करता है। यानी हर सपना वर्तमान और अतीत के बीच का एक पुल है। वो कल की किसी छोटी सी घटना को आपके बचपन की किसी बहुत बड़ी दबी हुई इच्छा से जोड़ता है। यही वजह है कि सपने अक्सर हमें उन जगहों या लोगों की याद दिलाते हैं जिनके बारे में हमने सालों से नहीं सोचा होता। और तीसरा स्रोत, दैहिक उत्तेजना। ये वो कच्चा माल है जो हमारे अपने शरीर से सोते समय पैदा होता है। जैसे अगर सोते हुए आपके ऊपर से चादर हट जाए और आपको ठंड लगने लगे, तो हो सकता है आप सपना देखें कि आप बर्फीले पहाड़ों पर बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। अगर आपको प्यास लगी हो तो आप सपने में देख सकते हैं कि आप रेगिस्तान में हैं। अगर अलार्म बजने वाला हो तो वो आवाज़ आपके सपने में एक चर्च की घंटी या एक फोन की घंटी बनकर शामिल हो सकती है। लेकिन फ्रॉइड यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये शारीरिक उत्तेजना सिर्फ कच्चा माल प्रदान करती है। उस कच्चे माल से कहानी क्या बनेगी वो अभी भी सपने के मुख्य नियम यानी इच्छा पूर्ति से ही तय होता है। प्यास लगने पर आपका सपना आपको पानी पीते हुए दिखाकर आपकी प्यास बुझाने की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये था सपनों के स्टूडियो का बिहाइंड द सीन्स टूर।
हमने सीखा कि सपने विकृत क्यों होते हैं, ताकि वो हमारे अंदरूनी सेंसर को धोखा दे सकें। हमने उनकी दो मुख्य तकनीकों, संघनन और विस्थापन को भी समझा, और हमने ये भी जाना कि सपनों की कहानियों का कच्चा माल 3 जगहों से आता है। कल के दिन की छोटी मोटी घटनाएं यानी डे रेसिड्यू, हमारे बचपन की गहरी यादें और हमारे अपने शरीर के संकेत। अब हम जासूस की तरह ये जान चुके हैं कि सपनों का भेष कैसे बनाया जाता है और उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आता है। पर अब हम उस मास्टरमाइंड की दुनिया में उतरेंगे जो ये सारा काम करता है, यानी द ड्रीम वर्क। हमारा दिमाग एक विचार को एक तस्वीर में कैसे बदलता है, वो शब्दों के साथ कैसे खेलता है और वो सपनों के तर्क को उल्टा पुल्टा कैसे कर देता है। सपनों की इस अजीब और अद्भुत फिल्म मेकिंग की प्रक्रिया को हम और भी गहराई से समझेंगे इस किताब के आखिरी और सबसे रहस्यमय पार्ट 3 में। दोस्तों, अब तक हमारा ये सफर एक रोमांचक डिटेक्टिव कहानी की तरह रहा है। पार्ट 1 में हमने जाना कि हर सपना एक इच्छा पूर्ति यानी विश फुलफिलमेंट है, एक मकसद है। पार्ट 2 में हमने उस अपराध स्थल की जांच की जहां हमने देखा कि सपनों की कहानियां विकृत होती हैं और उनका कच्चा माल हमारे दिन की घटनाओं और हमारे बचपन से आता है। हम जासूस की तरह ये जान चुके हैं कि अपराध का मकसद क्या था और उसके लिए हथियार कहां से आए। पर अब हम उस मास्टरमाइंड से मिलने जा रहे हैं जो ये सारा काम करता है। वो अदृश्य कलाकार, वो प्रतिभाशाली निर्देशक जो हमारी दबी हुई इच्छाओं को लेता है और उन्हें एक अजीब, बेतुकी पर अद्भुत फिल्म में बदल देता है। आज इस अंतिम पार्ट में हम मनोविज्ञान के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझेंगे। हम मिलेंगे द ड्रीम वर्क यानी स्वप्न कार्य से, और अंत में हम फ्रॉइड द्वारा बनाए गए हमारे मन के पहले नक्शे को देखेंगे। ये इस किताब का दिल है, ये वो जगह है जहां हम दिमाग को जादू करते हुए देखेंगे। तो चलिए इस आखिरी और सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चैप्टर 6 द ड्रीम वर्क, स्वप्न कार्य। द ड्रीम वर्क यानी स्वप्न कार्य वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का समूह है जो हमारे सपने के छिपे हुए असली विचारों, लेटेंट कंटेंट को उस अजीब और विकृत कहानी यानी मैनिफेस्ट कंटेंट में बदल देता है जो हमें याद रहती है। इसे एक अति यथार्थवादी कवि या अमूर्त कलाकार की तरह समझिए। इस कलाकार का काम है एक बहुत ही सीधे और अक्सर अस्वीकार्य संदेश यानी हमारी दबी हुई इच्छा को लेना और उसे एक ऐसी कविता या पेंटिंग में बदलना जिसे सेंसर नाम का आलोचक पास कर दे। इस काम को करने के लिए हमारा ये अंदरूनी कलाकार 4 मुख्य तकनीकों का इस्तेमाल करता है। पहली तकनीक है संघनन। ये स्वप्न कार्य की सबसे प्रभावशाली और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। जैसा हमने पार्ट 2 में संक्षेप में बात की, संघनन का मतलब है कई अलग अलग विचारों, यादों और भावनाओं को लेकर उन्हें एक ही तस्वीर में निचोड़ देना। ये एक जिप फाइल बनाने जैसा है। आपके सपने में दिखने वाली एक अकेली तस्वीर अपने अंदर विचारों की एक पूरी लाइब्रेरी छिपाए हो सकती है। मान लीजिए आप सपना देखते हैं कि आप अपने बचपन के घर के किचन में खड़े हैं, पर वो किचन आपके नोएडा वाले ऑफिस की कैंटीन जैसा भी लग रहा है, और वहां आपकी मां खड़ी हैं, पर उनका चेहरा आपके बॉस जैसा है। ये संघनन का एक क्लासिक उदाहरण है। आपके दिमाग ने अधिकार से जुड़े 2 लोगों, आपकी मां और आपके बॉस को एक ही इमेज में संघनित कर दिया है, और उसने पोषण या काम से जुड़ी 2 जगहों को, आपका किचन और आपके ऑफिस की कैंटीन को एक ही सेट पर मिला दिया है। इस एक अजीब सी तस्वीर के जरिए आपका सपना शायद आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते के बारे में कुछ कह रहा है, जिसकी जड़ें शायद आपकी अपनी मां के साथ के रिश्ते में छिपी हैं। संघनन सपनों को इतना गहरा और बहुअर्थी बनाता है। दूसरी तकनीक है विस्थापन। ये हमारे दिमाग के कलाकार की सबसे चालाक तकनीक है। ये सेंसर को धोखा देने का सबसे कारगर तरीका है। विस्थापन का मतलब है सपने की भावनात्मक ऊर्जा को उसके असली स्रोत से हटाकर किसी महत्वहीन चीज पर केंद्रित कर देना। मान लीजिए आप अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा तनाव है, पर यह चिंता इतनी बड़ी है कि अगर वो सीधे सपने में आ जाए तो आपकी नींद टूट जाएगी। तो आपका स्वप्न कार्य क्या करेगा?
वो शादी की चिंता की इस तीव्र भावना को लेगा और उसे किसी छोटी सी बेतुकी चीज पर विस्थापित कर देगा। शायद आप सपना देखें कि आप अपनी टाई की नॉट ठीक से नहीं बांध पा रहे हैं और इस बात को लेकर आप सपने में भयानक, जानलेवा चिंता महसूस कर रहे हैं। आप जागकर सोचेंगे, टाई की नॉट को लेकर इतनी ज्यादा चिंता, कितना बेवकूफी भरा सपना था। पर फ्रॉइड कहते हैं वो चिंता टाई की नॉट के लिए थी ही नहीं, वो तो आपकी शादी के लिए थी। आपके दिमाग ने सिर्फ भावना का केंद्र बदल दिया ताकि असली मुद्दा छिपा रहे और सेंसर को लगे कि ये सिर्फ एक मामूली चिंता है। ये एक जादूगर की तरह है जो आपका ध्यान अपने एक हाथ पर रखता है जबकि असली करतब दूसरे हाथ से कर रहा होता है। तीसरी तकनीक है प्रस्तुति की योग्यता। ये स्वप्न कार्य की सबसे रचनात्मक और सबसे मुश्किल तकनीक है। इसका काम है अमूर्त विचारों यानी एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स और भावनाओं को ठोस दृश्य तस्वीरों यानी कॉन्क्रीट विजुअल इमेजेस में बदलना। हमारा सपना एक फिल्म की तरह है, वो सोचता नहीं है, वो दिखाता है। तो वो एक अमूर्त विचार जैसे शक्तिशाली अधिकार यानी पावरफुल अथॉरिटी को कैसे दिखाएगा? शायद वो आपको एक बहुत ऊंची इमारत, एक राजा या आपके स्कूल के सख्त प्रिंसिपल के रूप में दिखाएगा। वो एक जटिल रिश्ते जैसे दो लोगों के बीच का आपसी विरोध को कैसे दिखाएगा? शायद वो उन दो लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए या एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाएगा। ये तकनीक सपनों को उतना अजीब बनाती है क्योंकि एक अमूर्त चीज को एक विजुअल इमेज में ट्रांसलेट करने में सपने को बहुत सा स्वतंत्रता देनी पड़ती है। वो शब्दों के साथ भी खेलता है। फ्रॉइड बताते हैं कि सपने अक्सर शब्दों के खेल पन्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी इंसान से भावनात्मक रूप से बहुत अटैच्ड महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है आपका सपना आपको सचमुच उस इंसान से एक रस्सी से अटैच्ड या बंधा हुआ दिखाए। ये सपनों की अपनी एक चित्रलिपि है जिसे समझना सीखना पड़ता है। और चौथी आखिरी तकनीक, माध्यमिक संशोधन। ये स्वप्न कार्य की आखिरी स्टेज है। ये एक फिल्म एडिटर की तरह है। अब तक हमारे कलाकार ने संघनन, विस्थापन और तस्वीरों का इस्तेमाल करके एक बहुत ही अजीब, बेतुका और अतार्किक दृश्यों का कोलाज बना लिया है। अब माध्यमिक संशोधन का काम शुरू होता है। ये हमारे दिमाग का थोड़ा बहुत जागा हुआ, तर्कसंगत हिस्सा है जो इस सारे बेतुकेपन को लेता है और उसे एक ठीक-ठाक, समझ में आने लायक कहानी का रूप देने की कोशिश करता है। वो खाली जगहों को भरता है, चीज़ों को एक क्रम में लगाता है ताकि जब आप जागें तो आपको एक अजीब ही सही पर एक कहानी याद रहे। यही वजह है कि सपनों का एक सिरा और एक अंत होता है, भले ही बीच में कुछ भी हो रहा हो। ये हमारे दिमाग की तर्क खोजने की आखिरी कोशिश है, एक ऐसी दुनिया में जो तर्क से परे है। चैप्टर 7, द साइकोलॉजी ऑफ द ड्रीम प्रोसेसेस, मन का नक्शा। अब जब हमने सपनों के बनने की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है तो इस किताब के आखिरी अध्याय में फ्रॉइड हमें उस दुनिया का नक्शा दिखाते हैं जहां से ये सब कुछ पैदा होता है। वो हमें हमारे मन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड का अपना पहला मॉडल देते हैं। इसे एक 3 कमरों वाले घर की तरह समझिए। सबसे निचला और सबसे बड़ा कमरा है अचेतन, द अनकॉन्शियस। ये हमारे दिमाग का अंधेरा तहखाना है। यहाँ हमारी आदिम इच्छाएं, हमारी दबी हुई यादें और हमारे सबसे गहरे डर रहते हैं। ये कमरा तर्क और समय के नियमों से परे है। यहाँ सिर्फ एक ही सिद्धांत काम करता है, सुख का सिद्धांत। ये अपनी इच्छाओं की तत्काल पूर्ति चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बीच का कमरा है पूर्व चेतन। ये एक वेटिंग रूम की तरह है। यहाँ वो विचार और यादें रहती हैं जो अभी हमारी चेतना में नहीं है, पर जिन्हें हम थोड़ी सी कोशिश करके याद कर सकते हैं, जैसे आपका कल रात का डिनर या आपका फोन नंबर। और सबसे ऊपर का सबसे छोटा कमरा है चेतन। ये घर का वो छोटा सा लिविंग रूम है जहां हम अपनी जागी हुई जिंदगी जीते हैं। यहीं पर हमारा तर्क, हमारी जागरूकता और बाहरी दुनिया का एहसास होता है। ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। अब सेंसर, इन कमरों के बीच का दरबान है। एक दरबान पूर्व चेतन और अचेतन के बीच खड़ा है और एक ज्यादा सख्त दरबान पूर्व चेतन और चेतन के बीच। तो सपना क्या है? फ्रॉइड कहते हैं कि सपना अचेतन के अंधेरे तहखाने से उठी एक इच्छा ऊर्जा का सफर है।
नींद के समय जब हमारा चेतन मन सो जाता है तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, पर सेंसर उसे रोक लेता है। इसलिए ये ऊर्जा एक प्रतिगमन का रास्ता अपनाती है। वो आगे यानी एक्शन की ओर जाने के बजाय पीछे की ओर बहने लगती है, यानी हमारी इंद्रियों की तरफ, सेंसेस की तरफ। यही वजह है कि सपने इतने वास्तविक, इतने ज्यादा दृश्य यानी विजुअल होते हैं, क्योंकि वो विचार वापस तस्वीरों और आवाजों में बदल जाते हैं। तो सपने का अरिंजिसिस वो वीखरोप से प्रशीद किसी आत्मचेष्टाकरण न का, और फ्रॉइड बताते हैं कि ये उसी विचार ऊर्जा का एक सफर है जो पूर्व चेतन से आगे बढ़ती है, पर हमारी चेतना में नहीं हो सकती है। इसीलिए सपने इतने विचित्र और सांकेतिक होते हैं, क्योंकि उनमें वही विचार अलग अलग रूप लेते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भेष बदलते रहते हैं। और यहीं पर फ्रॉइड अपनी वो सबसे प्रसिद्ध बात कहते हैं, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इज द रॉयल रोड टू अ नॉलेज ऑफ द अनकॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। और इसी के साथ सपनों की दुनिया की ये जासूसी अपने अंजाम तक पहुंचती है। हमने इस सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से की थी कि हमारे अजीब सपनों का मतलब क्या है, और अब हमने फ्रॉइड के साथ मिलकर उसके पीछे के पूरे मनोविज्ञान को समझ लिया है। हमने जाना कि हर सपना एक इच्छा पूर्ति है, हमने उसके भेष बदलने के तरीके और उसके कच्चे माल के स्रोतों को देखा, और अंत में हमने उस मास्टर कलाकार स्वप्न कार्य की चारों मुख्य तकनीकों को भी समझा। इस किताब का अंतिम संदेश सिर्फ ये नहीं है कि सपने अजीब होते हैं। इसका अंतिम संदेश है कि हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी चेतना की पहुंच से बाहर अंधेरे में काम करता है, और सपने उस अंधेरे कमरे में एक छोटी सी खिड़की की तरह हैं जो हमें हमारी छिपी हुई दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। ये किताब हमें अपने ही मन का जासूस बनने का न्योता देती है। इस मंत्रमुग्ध और अद्भुत यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको अपने सपनों को सिर्फ एक बकवास नहीं, बल्कि एक सार्थक पहेली के रूप में देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में बताइए कि सपनों की कौन सी तकनीक आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। द बुक योगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और किताब के साथ। तब तक शुभ रात्रि और अपने सपनों पर ध्यान दीजिए।